स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रजनी वाला, प्रिंसिपल शासक नामजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बताना चाहूंगी कि शासक नामजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन 2006 में एस्टैब्लिश हुआ और भावी शिक्षकों को तैयार करने में अपनी दिलो जान से मेहनत कर रहा है। आज हम बीएड का ये टॉपिक जो है इस स्लाइड शो के जरिए पढ़ेंगे। बीएड कोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें अगर हम कहें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये टॉपिक ना सिर्फ टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज में बल्कि सभी पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स में इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बात करें तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आज के इस टॉपिक में जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले we will discuss about the introduction of Bloom's taxonomy of educational objectives. ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा, इसी के अंदर सब टॉपिक होगा डिस्कस करने के लिए, वो ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद हम रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट बिल्कुल लास्ट में हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक टीचर के लिए ब्लूम की टेक्सोनॉमी का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर बीएड स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डीएलएड एंड एमएड स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो इसलिए आप से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनेंगे और इससे जरूर फायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है क्या, तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे जान सकते हैं इसके बारे में। तो ब्लूम के नाम पर ही ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पड़ा है। तो ये जो टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव है, इसमें अगर बात करें टेक्सोनॉमी शब्द की, तो टेक्सोनॉमी शब्द का अर्थ होता है अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की एक पद्धति। और ये प्रोफेसर बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, तो इसीलिए ये पद्धति उन्होंने सुझाई थी। तो इसीलिए इस टेक्सोनॉमी का नाम भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव पड़ गया। और 1950s में उन्होंने जो है ये क्लासिफिकेशन हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत किया था। अब ये क्लासिफिकेशन कैसा है? ये क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव्स का, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने क्लासिफाई किया है, और जिसमें उन्होंने डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, जिनकी लर्निंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो क्लासिफिकेशन हमारे सामने दिया है। तो शुरू में तो इनिशियली अगर मैं बात करूं, प्रोफेसर ब्लूम का जो पूरा फोकस था वो कॉग्निटिव डोमेन पर था। बाद में उन्होंने जो है जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको उन्होंने 3 डोमेन में बांटा, जिसकी हम आगे बात करेंगे। कौन से वो 3 डोमेन है, उन्होंने उसको एक हियरार्ची दिया, हियरार्चिकल स्ट्रक्चर दिया, जिसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन तक जो हमें लेके जाता है। और ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, इसका एजुकेशन के फील्ड में बड़ा इसको वाइडली यूज किया जाता है, करिकुलम डिजाइन करने के लिए। टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हमारी है उनको कैसी होनी चाहिए और असेसमेंट के क्या तरीके होने चाहिए, इन चीजों को लेकर जो है ब्लूम ने जो है अपने व्यूज जो है वो हमें दिए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ब्लूम ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को किन डोमेन में बांटा है, तो उन्होंने हमारे सामने लर्निंग के 3 डोमेन दिए हैं। द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड वन इज अफेक्टिव डोमेन एंड द थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को हम कॉग्निटिव डोमेन के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इन तीनों के डोमेन्स की बात करूं तो कॉग्निटिव डोमेन्स, यानी हिंदी में इसको आप ज्ञानात्मक पक्ष कह सकते हैं। दिस डोमेन इज related to mental skills, knowledge and intellectual capabilities, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। The second one is affective domain, इसको हम हिंदी में भावात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। It is related with the growth in feelings
और इमोशनल एरियाज एंड वैल्यूज। द थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन। इस डोमेन का संबंध जो है वो हमारी फिजिकल स्किल से होता है, हमारी मैनुअल वर्क से होता है, और इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेशन। तो ये जो तीनों डोमेन्स हैं, ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन जो है, इन तीनों ही डोमेन्स में हमें ब्लूम ने कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं जिनका संबंध जो है वो हमारी शिक्षा के साथ होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए कंक्लूड करूं तो कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड विद नोइंग। नोइंग मतलब नॉलेज, जानने से रिलेटेड है। कॉग्निटिव डोमेन का संबंध जानने से है। एंड अफेक्टिव डोमेन की अगर बात करूं तो इट इज रिलेटेड विद द फीलिंग्स, जैसा कि स्लाइड में भी लिखा हुआ है। एंड साइकोमोटर डोमेन इज रिलेटेड विद डूइंग। डूइंग मीन्स कार्य करने से संबंधित है, जिससे विद्यार्थियों में कुछ फिजिकल स्किल्स और कोऑर्डिनेशन आता है। अगर हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाएं तो जो ब्लूम ने 1950s में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, दी ओरिजिनल टेक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम क्या था, उसके बारे में जैसे मैंने अभी तीनों ही डोमेन्स को बताया, तो अब हम वन बाय वन जो है फर्स्ट डोमेन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वन यानी कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो ज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन, ये शब्द ही बता रहे हैं कि कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू द कॉग्निशन। ज्ञानात्मक पक्ष जो है वो ज्ञान से संबंधित है। तो इस पक्ष में ब्लूम ने हमें, इस पक्ष के जो उद्देश्य हैं उसको ब्लूम ने 6 भागों में विभाजित किया है। आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो ये जो 6 डोमेन है, ये कॉग्निटिव 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, सॉरी, ये 6 ऑब्जेक्टिव जो है ये कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा नॉलेज से रिलेटेड, तो नॉलेज से रिलेटेड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो विद्यार्थियों या हमारे स्टूडेंट्स को कुछ फैक्ट्स, टर्म्स या बेसिक कंसेप्ट जो हैं उनको रिकॉल करने में सहायता करता है। यानी हम इस तरह के, एज अ टीचर हम इस तरह के ऑब्जेक्टिव बनाकर चलते हैं जो विद्यार्थियों को पर्टिकुलर कंसेप्ट्स, टर्म्स या फैक्ट से रिलेटेड नॉलेज दे सकें, कि बच्चे विद्यार्थी जो हैं उनको डिफाइन कर सकें, उन चीजों को जो आपने कंसेप्ट पढ़ाए हैं उनको लिस्ट कर सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमने विद्यार्थियों को दी, जो नॉलेज हमने विद्यार्थियों को दी, इस ऑब्जेक्टिव के जरिए ये टीचर की हमेशा कोशिश रहती है कि विद्यार्थी उस कंसेप्ट को, उस फैक्ट को, उस टर्म को कंप्रीहेंड कर सके, यानी उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चों के लिए हम कुछ इस तरह के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि स्टूडेंट इसे एक्सप्लेन कर सकेंगे, समराइज कर सकेंगे, और स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द particular concept या term. The third one is application. Application में क्या होता है बच्चों की, जो नॉलेज विद्यार्थियों ने अटेन किया, जो उसको अंडरस्टैंड किया नॉलेज को, उसको वो न्यू सिचुएशन में यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन यानी यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस। इसमें विद्यार्थी जो उन्होंने सीखा है, ये उम्मीद की जाती है, अध्यापक ये आशा करके चलता है कि वो उसको एनालाइज कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे और डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर आपने 2 या 3 कंसेप्ट्स किसी चीज के बताए हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है, क्या उनमें वो कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं, दे विल गेट द एबिलिटी टू अप्लाई दिस नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस। The fourth one is analysis. Analysis में क्या आता है बच्चों कि जब बच्चे एप्लीकेशन करना सीख जाते हैं, उससे पहले कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज भी गेन कर लेते हैं, तो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव पर आते आते दे विल गेट द नॉलेज अबाउट द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स पढ़ाए गए हैं, जो तथ्य पढ़ाए गए हैं, जो फैक्ट्स पढ़ाए गए हैं, या कोई बेसिक कंसेप्ट जो विद्यार्थियों को यूज करवाया गया यानी सिचुएशन में, इस स्थिति में आकर विद्यार्थी उनका एनालिसिस करना सीख जाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में या डिफरेंट कंसेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप देखना सीख जाते हैं, और जो
कुछ उन्होंने सीखा है, उन प्रिंसिपल्स को वो एक ऑर्गेनाइज वे में उनका एनालाइज भी कर सकते हैं। यानी इस स्थिति पर स्टूडेंट विल एबल टू एनालाइज और एसोसिएट और कंक्लूड द गिवन कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट वन आता है हमारे सामने सिंथेसिस। तो सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, जब हम किसी कुछ एलिमेंट्स को कंबाइन करके उसके जरिए हम बिल्कुल एक नया, या आप ये कह लीजिए न्यू होल तैयार कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। यानी इस लेवल पर आते आते हमारे विद्यार्थी जो कंसेप्ट हमने उन्हें सिखाए हैं, उन्हें क्रिएट कैसे किया जा सकता है, नए कंसेप्ट कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे फॉर्मुलेशन की जा सकती है, डिजाइन कैसे हो सकता है उन कंसेप्ट को, तो वो सिंथेसिस करना सीख जाते हैं। यानी कुछ नया बनाने की एबिलिटी जो है वो हमारे विद्यार्थियों में आ जाती है। एंड द लास्ट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज इवैल्यूएशन। ये सबसे हाई लेवल का उद्देश्य होता है। आपने देखा कि जो कॉग्निटिव डोमेन है वो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और लास्ट में इवैल्यूएशन, जो सबसे हाई लेवल का उद्देश्य है वो इसमें रहता है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मेकिंग जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज और एनी मटेरियल। जो कुछ भी उन्होंने सीखा विद्यार्थियों ने, एक टीचर ने जब उन्हें पढ़ाया, तो आफ्टर अटेनिंग द कॉग्निशन, after attaining the knowledge, after attaining the understanding, and after using the concept in new situation, after analyze and synthesis, student will be able to evaluate the given idea or given material। यानी यहाँ इस लेवल पर आकर बच्चे, हमारे विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ाए गए कंसेप्ट को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसे उसका क्रिटिसिज्म भी दे सकते हैं, उसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पहला डोमेन है, ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, उसमें ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन के उद्देश्यों को या ऑब्जेक्टिव्स को 6 भागों में बांटा: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 6 के 6 जो उद्देश्य हैं, इनको हम एक फिगर की सहायता से भी आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कॉग्निटिव डोमेन के उद्देश्य हैं, जो वो नॉलेज से शुरू होते हुए कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन तक जाते हैं। यानी कॉग्निटिव डोमेन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो लो लेवल से स्टार्ट होते हुए हाई लेवल यानी इवैल्यूएशन तक जाते हैं। तो एक टीचर जो है जब भी कक्षा में किसी पाठ को पढ़ाता है, तो वो उसके जो कॉग्निटिव डोमेन के उद्देश्य हैं, जो ब्लूम ने सुझाए हैं, इस तरह से इन उद्देश्यों को या इन ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में भी जो है वो प्रयोग कर सकता है, यानी उद्देश्यों को फॉर्मुलेट कर सकता है। अब अगर बात करें सेकंड डोमेन की, तो ब्लूम ने जो अपनी टैक्सोनॉमी दी, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ब्लूम ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 वर्गों में, 3 डोमेन में बांटा। पहला हमने अभी डिस्कस किया, कॉग्निटिव डोमेन, और जो सेकंड वन है वो है अफेक्टिव डोमेन। हिंदी में इसको आप कह सकते हैं भावात्मक पक्ष। तो नाम ही जाहिर करता है ऐसा पक्ष उद्देश्यों का जो भावों से, फीलिंग से रिलेटेड हो। जैसा मैंने पहले ही कहा कि अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड विद फीलिंग्स, विद इमोशनल, जो है हमारी जो भावनाएं हैं किसी हमारे वैल्यू को लेकर, उसके साथ ये संबंधित है। तो अफेक्टिव डोमेन के उद्देश्यों को ब्लूम ने 5 भागों में बांटा। सबसे पहला है रिसीविंग, दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, तीसरा है वैल्यूइंग, चौथा है ऑर्गेनाइजिंग और 5वां जो है वो है कैरेक्टराइजिंग। सेम जैसे कॉग्निटिव डोमेन के उद्देश्य थे वो नॉलेज से शुरू होकर इवैल्यूएशन तक जाते थे, हाई लेवल तक, उसी तरह से ही अफेक्टिव डोमेन के भी उद्देश्य हैं वो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग से होते हुए ये हाई लेवल का उद्देश्य है, जो अध्यापक आशा करता है कि मेरे पढ़ाने के बाद विद्यार्थी ये चीजें जो हैं इनको इस तरह से ग्रहण कर पाएंगे। तो अगर सबसे पहले डोमेन की बात करें रिसीविंग की, तो रिसीविंग मीन्स क्या होता है, ग्रहण करना। रिसीविंग में हम क्या चीजें लेते हैं, विलिंगनेस टू हियर, लिसन एंड पे अटेंशन। इस स्तर पर अध्यापक
इस लेवल के उद्देश्यों को गेन करने के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों में किसी भी फिनोमिना को सुनने के लिए, उसको उसकी तरफ अटेंशन देने के लिए तैयार करता है। क्योंकि जब तक विद्यार्थी किसी फिनोमिना को, किसी कंसेप्ट को, किसी प्रिंसिपल को, किसी वैल्यू को रिसीव नहीं करेंगे, तब तक वो उसके लिए रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट वन जो हमारा अफेक्टिव डोमेन का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज रिसीविंग, यानी रिसीविंग इज एसेंशियल फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो सेकंड ऑब्जेक्टिव के लिए एक बेस का काम करता है, एक आधार का काम करता है। जब हमारे विद्यार्थी किसी फिनोमिना जो हम पढ़ाना चाहते हैं उस फिनोमिना को सुनने के लिए, उसकी तरफ अटेंशन देने के लिए रेडी हो जाते हैं और ध्यान से सुनते हैं, ओनली देन दे कैन रिस्पोंड। तो जब वो रिस्पॉन्स करते हैं, इट मीन्स दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एज अ लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस। तो रिस्पॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब किसी फिनोमिना को सुनकर, समझकर रिस्पॉन्ड देते हैं, तो दे विल अट्रैक्ट विद दैट पर्टिकुलर वैल्यू, जिसे आप वैल्यू का नाम दे सकते हैं, अटैचिंग अ वैल्यू और वर्थ टू अ फिनोमिना, ऑब्जेक्ट और बिहेवियर। तो वैल्यू जो है, इट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव डोमेन। फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजिंग। जब हम विद्यार्थियों को सुनने के लिए, यानी रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए या रिस्पॉन्ड करने के लिए, या किसी पर्टिकुलर एक या एक से अधिक फिनोमिनास के साथ उन्हें अटैच कर देते हैं, देन दे विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज द ऑल वैल्यूज टुगेदर। यानी हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या कह सकते हैं, पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज टुगेदर। स्थिति पर आकर विद्यार्थी सभी वैल्यूज को इकट्ठा पुट कर सकते हैं। अगर उनके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी वैल्यू को लेकर या डिफरेंट वैल्यूज के बीच में, वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू सिस्टम को एक नया जो है, नई तरीके से उसको बिल्ड कर सकते हैं। और इसी अफेक्टिव डोमेन का लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है कैरेक्टराइजिंग। जब वैल्यू सिस्टम को वो इंटरनलाइज कर लेंगे, उस पे अपने पर्सनल बिहेवियर को उसके अनुसार कंट्रोल कर लेंगे, कंसिस्टेंसी उनके बिहेवियर में आ जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजिंग। यानी सीखे गए वैल्यूज को फिर वो अपने दिल में, अपने मन में, एक तरह से अगर हम कहें उसे आत्मसात कर लेते हैं, उसे अपने करेक्टर में ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजिंग। यानी इट इज द हाई लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव डोमेन। इस तरह पर आकर विद्यार्थी जो है उस वैल्यू सिस्टम को अपने आप में ही कैरेक्टराइज कर लेते हैं। तो अफेक्टिव डोमेन जो है, इसके उद्देश्यों को ब्लूम ने 5 भागों में बांटा, जो हमने अभी डिस्कस किया, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। उसके बाद हम अफेक्टिव डोमेन कि जो ये 5 उद्देश्य हैं, इन्हें इस फिगर की सहायता से भी समझा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है। कई जगह आपको कंसेप्चुअलाइजेशन भी मिलेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 के बजाय 6 ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल सकते हैं, पर अगर आप 5 भी लिखेंगे तो ये चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन है और कैरेक्टराइजेशन है। तो इस तरह से अफेक्टिव डोमेन के उद्देश्य जो है वो रिसीविंग से लेकर कैरेक्टराइजेशन तक नीचे से ऊपर के स्तर में जाते हैं। और दिस डोमेन इज रिलेटेड विद द फीलिंग्स या इमोशनल वैल्यूज। द थर्ड तो थर्ड डोमेन ब्लूम टेक्सोनॉमी का है, वो है साइकोमोटर डोमेन या कॉग्निटिव डोमेन। हिंदी में इसके लिए हम क्रियात्मक पक्ष शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं, इनको भी हमने, जैसे स्लाइड में आप देख सकते हैं, इजी सिम्पसन के द्वारा 1966 में 1966 में इजी सिम्पसन के द्वारा कॉग्निटिव या साइकोमोटर डोमेन के उद्देश्यों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है परसेप्शन, फिर सेट, फिर गाइडेड रिस्पॉन्स, फिर मैकेनिज्म, और 5वां और लास्ट है कॉम्प्लेक्स अवर्ट रिस्पॉन्स। तो इजी सिम्पसन ने कॉग्निटिव डोमेन के उद्देश्यों में सबसे पहले जो परसेप्शन का उद्देश्य है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। परसेप्शन के लिए हिंदी में प्रत्यक्षीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्यक्षीकरण में मुख्यतः हमारी इंद्रियों का स्थान रहता है। इंद्रियों की सहायता से क्रियाएं की जाती हैं। तो ये जो
पहला उद्देश्य है परसेप्शन का यानी प्रत्यक्षीकरण का। इसका मतलब क्या है कि हम सेंसरी क्लूज को इस्तेमाल करते हुए हमारे विद्यार्थियों से हम ये उम्मीद करते हैं, एज अ टीचर आशा करते हैं कि वो सेंसेस का प्रयोग करते हुए कुछ मोटर एक्टिविटीज करेंगे, अपना नॉन वर्बल बिहेवियर या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, टूल्स को एडजस्ट कर पाएंगे अपनी सेंसिटिव फीडबैक के आधार पर। तो इंद्रियों की सहायता से विद्यार्थी अनुक्रिया करते हैं और जिससे इस बाहरी संसार की वस्तुओं और घटनाओं के प्रति वो रिस्पॉन्स कर पाते हैं। तो सेकेंड उद्देश्य जो है वो है सेट। सेट के लिए हिंदी में शब्द प्रयोग होता है स्थापन। अब स्थापन या सेट का मतलब क्या है? तो स्थापन या सेट को हम समायोजन भी कह सकते हैं। जब अध्यापक बच्चों को कोई भी कंटेंट मैटर पढ़ाता है या डिस्कस करता है उनके साथ, तो वो ये उम्मीद करता है कि जो कंटेंट वो उनको पढ़ा रहा है वो कंटेंट जो है वो विद्यार्थी उसको अपने कार्यों के माध्यम से उसकी स्थापना जो है वो उनके माइंड में हो जाए। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक रूप से वो उनके साथ समायोजन स्थापित कर ले। तो यहाँ ये उम्मीद करते हैं कि सेट के माध्यम से जो है विद्यार्थी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पर जो है वो स्थापन करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड उद्देश्य है, इजी सिम्पसन के द्वारा जो साइकोमोटर डोमेन के उद्देश्यों को बांटा गया, उसमें जो थर्ड है वो है गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि इस स्तर पर विद्यार्थी जो हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के निर्देशन से कार्य करते हैं। अब दूसरा व्यक्ति निर्देशन देने वाला कौन है? अध्यापक है। तो अध्यापक के निर्देशन में, बाहरी निर्देशन में विद्यार्थी कार्य करते हैं। और गाइडेड जो रिस्पॉन्स है इसका मतलब ये है कि विद्यार्थी जो है अध्यापक के निर्देशन में क्रियाएं करते हुए जो है वो कार्य करते हैं, या योग्यताओं पर उनकी अध्यापक जो है वो इस बात पर बल देता है कि जो उनकी योग्यता है उसी के अनुसार वो उन्हें गाइड करता है और विद्यार्थी जो है वो उसके अनुसार कार्य करते हैं। फोर्थ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है साइकोमोटर डोमेन का वो है यांत्रिकता यानी मैकेनिज्म या यांत्रिकता का अर्थ क्या होता है कि इस स्तर पर अध्यापक ये विद्यार्थियों से आशा करता है कि विद्यार्थियों में कंटेंट जो उसने पढ़ाया है या जो मटेरियल विद्यार्थियों को उसने समझाया है उसको विद्यार्थी जो है अपने आत्म विकास के साथ साथ खुद जो है वो कार्य करने की क्षमता को ग्रहण कर लेंगे। तो जिस भांति अगर हम जिस तरह से बात करें कि यंत्र कार्य करता है, फिर विद्यार्थी जो है उनकी स्थिति भी यांत्रिकता वाली हो जाती है। तो जैसे ही अध्यापक विद्यार्थियों को कोई कार्य देता है तो वो यंत्र की भांति उचित अनुक्रिया करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है साइकोमोटर डोमेन का वो है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। इसे हम क्रियात्मक पक्ष का या क्रियात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च उद्देश्य कह सकते हैं। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, ये शब्द ही दर्शाते हैं कि इस स्तर पर विद्यार्थी इतनी निपुणता या कुशलता या कार्य कुशलता ग्रहण कर लेता है कि वो अत्यंत जटिल से जटिल कार्य को भी, कॉम्प्लेक्स वर्क को भी कम से कम समय में और कम से कम एनर्जी का प्रयोग करता हुआ विद मिनिमल एनर्जी और कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो प्रतिक्रिया करता है या कार्य को संपन्न करता है। तो इस तरह से साइकोमोटर डोमेन के जो उद्देश्य है इस पर जो काम है वो ब्लूम के ही एक साथी इजी सिम्पसन ने किया 1966 में। और साइकोमोटर डोमेन के उद्देश्यों को उन्होंने परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स इनमें डिवाइड किया। दूसरा वर्गीकरण जो है साइकोमोटर डोमेन का वो हम हैरो के अनुसार पढ़ेंगे कि साइकोमोटर डोमेन में हैरो ने किन किन उद्देश्यों को लिया है। तो हैरो ने इस डोमेन पर 1972 में काम किया। उन्होंने भी जो हमने इजी सिम्पसन का वर्गीकरण पढ़ा उद्देश्यों को लेकर, शैक्षिक उद्देश्यों को लेकर साइकोमोटर डोमेन के, उससे काफी मिलता जुलता ही वर्गीकरण है। सबसे पहला इन्होंने जो उद्देश्य दिया साइकोमोटर डोमेन का वो परसेप्शन ही दिया।
लिया। तो जैसे हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया, सेम वही चीजें हैं कि सेंसरी वेज को इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थी जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में और गुणों में रिलेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, यानी जो भी चीजें उसे संसार में नजर आती हैं उनको अपनी इंद्रियों की सहायता से समझने का या कार्यों को सीखने का प्रयत्न करता है। सेकेंड वन इज इमिटेशन। इमिटेशन के लिए हिंदी में शब्द प्रयोग कर सकते हैं नकल। तो नकल तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जैसा कोई दूसरा विद्यार्थी या व्यक्ति काम कर रहा है उसको देखकर हम सेम वैसा ही काम करें, उसकी नकल करें। पर नकल में भी क्या रहता है, ऑब्जर्विंग एंड पैटर्निंग बिहेवियर आफ्टर समवन एल्स परफॉर्मेंस। किसी दूसरे की परफॉर्मेंस को देखकर उसमें जो पैटर्न बिहेवियर का अपनाया है उसको इमिटेट करना नकल कहलाता है। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि इस स्तर पर विद्यार्थी जो उनको अनुदेशन दिया जाता है उस अनुदेशन के अनुसार नकल करने की योग्यता ग्रहण करते हैं, और फिर योग्यता प्राप्त करने के बाद उनके जो स्वयं के कुछ प्रयास होते हैं कार्य को करने को लेकर उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, और जो कार्य उनके इनकम्प्लीट होते हैं वो उनको इमिटेशन की सहायता से पूरा करने की योग्यता हासिल कर लेते हैं, यानी विद्यार्थी नकल के माध्यम से भी सीखते हैं। थर्ड वन इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन यानी दक्षता पूर्ण प्रयोग। इस लेवल पर आकर विद्यार्थी नकल नहीं करते, बल्कि नकल करने की अपेक्षा विद्यार्थियों को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनके अनुसार विद्यार्थी काम करते हैं। कुछ सर्टेन एक्शंस को वो इस तरह से परफॉर्म करते हैं जो इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से कंप्लीट होते हैं, या उनकी मेमोरी, उनकी जो स्मृति होती है उनमें वो आप ये कह लीजिए स्मृति उन्हें उन कार्यों को पूरा करने के लिए हेल्प करती है। द नेक्स्ट वन इज प्रिसीजन। प्रिसीजन में मतलब होता है किसी कार्य को हम बड़े अच्छे तरीके से विधि पूर्ण ढंग से करें। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी बता रही है कि रिफाइनिंग एंड बिकमिंग मोर एग्जैक्ट इन परफॉर्मेंस विद फ्यू एरर्स आर अपरेंट। जब हम विधि पूर्वक काम करने की बात करते हैं तो इस स्तर पर विद्यार्थी मुश्किल कार्यों को भी, जटिल कार्यों को भी विधि पूर्ण तरीके से करने की योग्यता हासिल कर लेते हैं और बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, एरर्स भी करते हैं, परंतु उन एरर्स को अपने बार बार अभ्यास से वो कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके कार्य में स्पष्टता आती है, विधि पूर्वक कार्य वो कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिकुलेशन। अभी जैसे मैंने स्पष्टता शब्द कहा, तो आर्टिकुलेशन का मतलब यही है कि जब वो बार बार कार्य करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी उनमें रहता है, या एक्शंस की जो एक सीरीज बनी होती है उसको कंसिस्टेंटली वो काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो तथ्यों को या प्रिंसिपल्स को या जो भी कंसेप्ट उन्होंने पढ़ा है उसको श्रृंखलाबद्ध एक क्रम में जो है उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके कार्यों में या उनके द्वारा किए गए कार्यों में स्पष्टता आ जाती है, यानी शुद्धता आ जाती है, और एक जो पेस और समय होता है, गति होती है, उसके अनुसार वो कार्य करने की योग्यता हासिल कर लेते हैं। और लास्ट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन क्या होता है बेटा? प्रकृतिकरण। यह विद्यार्थी की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा वह अपने आप स्व इच्छा से काम करता है, यानी उस कार्य के प्रति उसका प्रकृतिकरण हो जाता है, वो कार्य उसे आसान लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हैरो ने 1972 में कॉग्निटिव डोमेन के उद्देश्यों को या साइकोमोटर डोमेन के उद्देश्यों को 6 भागों में बांटा: परसेप्शन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो इस तरह से यहाँ पर तो जो ब्लूम ने ओरिजिनल टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दी थी हमारी, वो कंप्लीट हो जाती है। यानी ब्लूम ने जो है वो 3 डोमेन में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड किया था। पहला कॉग्निटिव डोमेन जो हमने पढ़ा, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा हमने जो अभी पढ़ा एक इजी सिम्पसन के अनुसार वर्गीकरण था, और दूसरा हैरो के अनुसार था, जो आप इस पिरामिड में भी देख सकते हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ तक ब्लूम ने जो ओरिजिनल टेक्स्ट जी, तो अब हम जो है रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पर डिस्कस करेंगे। तो ब्लूम ने जो जितना हमने अब तक पढ़ा वो ब्लूम की ओरिजिनल
टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव थी। तो बाद में 2001 में एंडरसन और कर्टवाल ब्लूम के साथियों के द्वारा ही ब्लूम की टेक्सोनॉमी में कुछ सुधार किया गया, जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसे हम रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि इस टेक्सोनॉमी में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको 6 लेवल में यानी 6 लेवल्स में अरेंज किया गया है हियरार्किकल ऑर्डर में, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे से। यानी विद्यार्थी की जितनी भी इंटेलेक्चुअल लर्निंग है वो इन 6 लेवल से होकर निकल सकती है। तो सबसे पहला लेवल जो है वो है नॉलेज। नॉलेज की जगह पर हम रिमेम्बरिंग शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम रिमेम्बरिंग को डिफाइन करें तो द एबिलिटी टू रिकॉल और रिट्राइव प्रीवियसली लर्न्ड मटेरियल इज कॉल्ड रिमेम्बरिंग। जो हमने पहले से मटेरियल या जो भी ज्ञान, जो भी प्रिंसिपल तथ्य पहले से सीख रखा है उसको रिकॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिमेम्बरी। तो इस रिमेम्बरी में क्या रहता है कि फैक्ट्स या टर्म्स जो कोई भी हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको हम यहाँ रिमेम्बर करने की कोशिश करवाते हैं विद्यार्थी को, जो उसने पहले से सीखा हुआ है। और इसके लिए उन्होंने कुछ की वर्ब्स दी हैं, जैसे डिफाइन, लिस्ट, नेम, स्टेट। आप देख सकते हैं स्लाइड में बहुत सारी की वर्ब्स दी हुई हैं, और इन की वर्ब्स को इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी दिया गया, ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करके दिखाया भी गया है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट द 6 लेवल्स ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। एक टीचर एजुकेटर ये उद्देश्य फ्रेम करके चलता है कि उसके पढ़ाने के बाद, और क्या पढ़ाने के बाद, ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लिस्ट करने में या उनको डिफाइन करने में या उनको आइडेंटिफाई करने में जो भी कीवर्ड यहाँ पर आपको सुटेबल लगे उसका इस्तेमाल करते हुए आप ऑब्जेक्टिव को फ्रेम कर सकते हैं। अगर इसी तरह से देखें, हम एक सैंपल क्वेश्चन भी ले सकते हैं, व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स। टीचर ये पूछता है कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, तो अध्यापक, जब आप ये सपोज कीजिए कि विद्यार्थी को अध्यापक ने प्राइमरी कलर्स के बारे में बताया है, तो जब उन्हें वो रिमेम्बर करने के लिए कहेगा तो दे विल बी एबल टू लिस्ट द प्राइमरी कलर्स। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन भी जो है वो आप जो है इसके एग्जांपल यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो पहला लेवल क्या था, रिमेम्बरिंग का। उसके बाद जो सेकंड लेवल आता है वो है कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग का। तो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका बोध करना, उसको समझ लेना ही अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। यानी जो इंफॉर्मेशन हमने विद्यार्थियों को दी या विद्यार्थियों ने एज अ टीचर हमसे ली, उस एबिलिटी को ग्रास्प करना ही जो है वो अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। जब विद्यार्थी किसी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन और समराइज या ट्रांसलेट the basic concept which was taught to them in their own language। तो कुछ कीवर्ड्स फिर इसके लिए दी गई हैं, जैसे एक्सप्लेन है, समराइज है, डिस्क्राइब करना है या इंटरप्रेट करना है, इलस्ट्रेट करना है, कंपेयर या कंट्रास्ट करना है। तो ये कीवर्ड्स की सहायता से जो टीचर एजुकेटर्स हैं या टीचर जो है वो एग्जाम्पल को फ्रेम कर सकते हैं, एग्जाम्पल नहीं ऑब्जेक्टिव को फ्रेम कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे द स्टूडेंट विल बी एबल टू explain the difference between knowledge and comprehension level। अगर टीचर एजुकेटर बच्चों को नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन पर ही लेक्चर देता है, समझाता है, तो after grasping the meaning of this information, student will be able to differentiate both the terms। तो सिंपल क्वेश्चन भी उन्होंने दे रखा है, if your own words, जैसे हम कह देते हैं इन योर ऑन वर्ड्स एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मान लीजिए किसी साइंस के अध्यापक ने फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चों को बताया है और उसका वो अंडरस्टैंडिंग को लेके एक क्वेश्चन अरेंज करना चाहता है, बच्चों को पूछना चाहता है या लिखना चाहता है, उसे राइट डाउन करना चाहता है, तो वो इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन योर ऑन वर्ड्स। तो ये अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो है वो एक सिंपल क्वेश्चन बनता है। उसके बाद लेवल 3 की बात करें तो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मींस अप्लाइंग। तो किसी भी न्यू सिचुएशन में हम अपने सीखे गए कार्यों को जब हम न्यू सिचुएशन में इंप्लीमेंट करते हैं
तो जो विद्यार्थियों के अंदर भी जो सीखा गया कार्य जब उसे वो नई सिचुएशन में यूज करते हैं, वो उनकी यूज करने की एबिलिटी ही जो है वो एप्लीकेशन कहलाती है। इसमें हम क्या कुछ ले सकते हैं, जैसे अप्लाइंग रूल्स, मेथड्स, कंसेप्ट्स या प्रिंसिपल्स या थ्योरीज, जो भी विद्यार्थियों को अध्यापक ने पढ़ाई, उन थ्योरीज को वो नई सिचुएशन में इंप्लीमेंट कर सके, उनको प्रयोग कर सके, उनका यूज कर सके। तो कुछ कीवर्ड्स दी गई हैं, जैसे अप्लाई, यूज, इंप्लीमेंट, सॉल्व, एम्प्लॉय, कैलकुलेट एक्सेट्रा। तो अगर हम इसका भी एक एग्जांपल ऑब्जेक्टिव देखें, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टू क्लासिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यही अगर इसी ब्लूम टैक्सोनॉमी को लेकर एक ऑब्जेक्टिव बनाया जाए तो हम समझ सकते हैं कि जब विद्यार्थी नॉलेज गेन कर लेंगे, जब विद्यार्थी ब्लूम टैक्सोनॉमी को अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन दे विल बी एबल टू apply this taxonomy to classify the different objectives। ये उनमें योग्यता आ जाएगी। अगर हम देखें सैंपल क्वेश्चन किसी क्लास में पढ़ाए गए, कक्षा में पढ़ाए गए अध्यापक के द्वारा कुछ कंटेंट को लेकर, तो हम इस तरह से बना सकते हैं, इफ यू हैव एन एक्स अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हाउ वुड यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ रेसिपी। तो दिस इज ओनली अ sample question, and this was the third level of revised Bloom's taxonomy, that is called application or applying। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम फोर्थ लेवल पर जाते हैं, जिसके लिए एनालिसिस या एनालाइजिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो यही बताऊंगी कि एनालिसिस क्या होता है। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में बाइफरकेट करके या टुकड़ों में उसे विभाजित करके उसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो एनालिसिस कहलाता है। यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम उस इंफॉर्मेशन को तोड़कर उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उनसे समझने की कोशिश करते हैं, तो वो एनालिसिस कहलाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, जैसे कीवर्ड देख लीजिए, एनालाइज करना, डिफरेंशिएट करना, कंपेयर या कंट्रास्ट। कुछ कीवर्ड जो है वो रेपिटेशन भी हो रही है यहाँ पर, तो आप जो है इस तरह से एनालाइजिंग के लिए जो है वो कीवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर मैं एग्जांपल ऑब्जेक्टिव दूं, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज अ गिवन लेसन प्लान एंड आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरह से एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है। अगर सैंपल क्वेश्चन की बात करूं तो वही दो शब्द फिर दिख रहे हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ठीक है, हिस्ट्री का टीचर है, अगर उसने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 पढ़ाई है, तो दोनों में कंपेयर करवा सकता है, कंट्रास्ट करवा के लिए उनसे बच्चों से कंट्रास्ट करने के लिए वो प्रश्न जो है उससे पूछ सकता है या बोल सकता है उन्हें। तो ये कंपेयर और कंट्रास्ट विद्यार्थी तभी कर पाएंगे अगर उन्होंने जो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से के बारे में गेन की है टीचर से, अगर वो उसे एनालाइज कर लेते हैं। तो एनालिसिस का मतलब यही होता है कि कंपोनेंट्स पार्ट में डिवाइड करके उस कंटेंट के बारे में होल इंफॉर्मेशन गेन करना। उसके बाद आता है लेवल 5 सिंथेसिस, या इसके लिए हम क्रिएटिंग शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल। ये पहली लाइन ही बता रही है कि जब विद्यार्थी एक नया कुछ संरचित करने के लिए या नया सृजन करने के लिए सभी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, उनमें इतनी योग्यता आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस और क्रिएटिंग। तो वो सिंथेसिस या क्रिएटिंग कैसे आता है, जब विद्यार्थी खुद डिजाइन करने की योग्यता हासिल कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, कुछ नई चीजों को क्रिएट कर पाते हैं या प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये लेवल जो है ये भी ब्लूम की जो रिवाइज टेक्सोनॉमी है वो ये बताती है कि ये उद्देश्यों में जो है वो भी एक ऊंचे स्तर का उद्देश्य है, इसको माना जाता है। तो एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिजाइन अ न्यू लर्निंग एक्टिविटी that targets the application level of Bloom's taxonomy। अगर सैंपल क्वेश्चन की बात करूं तो उदाहरण दिया हुआ है, propose an alternative solution to the current energy crisis। यह बच्चों की सोचने समझने की क्षमता इतनी मतलब ऊंचे स्तर पर चली जाती है कि they can propose different alternatives या different solutions to the existed problem, जिसे एनर्जी क्राइसिस के लिए उदाहरण दिया गया है। और उसके बाद आता है लेवल 6, जिसको हम इवैल्यूएशन या इवैल्यूएटिंग के नाम से जानते हैं।
तो इवोल्यूशन का मतलब भी आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जब हम विद्यार्थियों से इस बात की अपेक्षा करते हैं एज अ टीचर कि उनमें उनमें इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो खुद जजमेंट्स कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को लेकर, किसी भी आइडिया को लेकर या मटेरियल को लेकर, जो भी उन्हें सिखाया गया है, पढ़ाया गया, उसके बाद दे विल बी एबल टू जजमेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, उसकी असेसमेंट भी कर सकते हैं, खुद जो है जस्टिफाइंग डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो ये हमारा इवैल्यूएशन का रहता है। इसमें कीवर्ड जो है इवैल्यूएट, जज करना, असेस करना, प्रेज करना, डिफेंड करना, जस्टिफाई करना, ये सारी चीजें कीवर्ड्स के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव फिर लिखा गया है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो इस तरह से हम जो है टैक्सोनॉमी पर ही आधारित एक एग्जांपल ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन देखें तो डू यू बिलीव द ऑथर्स आर्गुमेंट इज वेल सपोर्टेड। कई बार हम विद्यार्थियों को क्लास में, कोई लैंग्वेज का टीचर है या कुछ वो किसी लेखक के द्वारा दिए गए आर्गुमेंट्स पे उनसे विचार मांग सकता है कि आप लेखक के द्वारा दिए गए विचारों से कहाँ तक सहमत हैं। तो इस तरह से वो अपनी इवैल्यूएशन बेस्ड जजमेंट जो है वो दे सकते हैं। तो ये भी जो है वो ब्लूम की जो रिवाइज टेक्सोनॉमी है उसमें सबसे हाई लेवल का उद्देश्य माना जाता है, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन और इवैल्यूएटिंग। उसके बाद हम ब्लूम की इसी टेक्सोनॉमी को एक पिरामिड के जरिए दिखा सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं नॉलेज या रिमेम्बरिंग, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग, तीसरा ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन या अप्लाइंग, चौथा एनालिसिस या एनालाइजिंग, पांचवा सिंथेसिस या उसके लिए क्रिएटिंग शब्द प्रयोग किया गया, छठा इवैल्यूएशन या इवैल्यूएटिंग रहता है। तो इस तरह से ब्लूम की जो रिवाइज टेक्सोनॉमी है वो भी 6 लेवल्स में हमने डिस्कस की। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं अंत में जो हमारा बिल्कुल लास्ट का जो इसमें टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी की हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी हेल्प्स अस इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम को डिजाइन करने में, करिकुलम को डेवलप करने में ये टेक्सोनॉमी जो है वो सहायता करती है। दूसरा पॉइंट है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, ये टीचर्स को गाइड करती है कि वो विद्यार्थियों को टीच करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज या टीचिंग स्ट्रेटेजीज को अपनाएं, अपना इंस्ट्रक्शनल वे किस तरह का रखें कि विद्यार्थी उनसे गाइडेंस लेके कंटेंट को अच्छी तरह से समझ सके। थर्ड इंपॉर्टेंस का जो पॉइंट बन सकता है वो असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स होता है एक तरह से विद्यार्थियों की अचीवमेंट्स को आंकना। तो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो हमें इस चीज में भी सहायता करती है कि हम विद्यार्थियों ने जो डिफरेंट लेवल्स हैं उसमें से जो कुछ भी उसने अंडरस्टैंड किया है वो कितना किया है, तो ये हमें असेसमेंट करने में सहायता करती है। वी कैन असेस आवर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है ना ये हमें ऑब्जेक्टिव्स को लेकर पूरी तरह से हमारे सामने सिचुएशंस को क्लियर करती है, क्लैरिटी देती है। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर वे टू आर्टिकुलेट लर्निंग एंड आउटकम फॉर स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स। एंड द लास्ट वन इज प्रमोट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि यह हाई ऑर्डर थिंकिंग को भी जो है प्रमोट करती है। तो जितना भी हमने आज पढ़ा वो ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी, फिर 3 डोमेन पढ़े। तीनों ही डोमेन्स को, कौन कौन से 3 डोमेन थे, पहला कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, बीच में जो हमने पढ़ा था। तो ये तीनों डोमेन्स को हमने पढ़ा, उसके बाद रिवाइज टेक्सोनॉमी को पढ़ा और उसके बाद हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो आप इसको 2 या 3 बार इसको आप रिपीट करके देखेंगे या सुनेंगे तो जरूर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और जो हमारे कॉलेज का यूट्यूब चैनल है शासक नामची कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिक्षा का, प्लीज आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।